सीधी भाषा में आपसे कहूँ तो आज के लेक्चर में केवल 4 बातें आपको याद रखना। आज के इस लेक्चर का जो पहला पॉइंट है, यानी जो पहली बात आपको याद रखनी है, वो है क्वांटम थ्योरी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एक्चुअल में है क्या, यदि आपको केमिस्ट्री समझना है तो एक थ्योरी होती है जिसको कहा जाता है क्वांटम थ्योरी। इस क्वांटम थ्योरी के 3 स्टेटमेंट आपके हमेशा तैयार होने चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। अब ये क्वांटम थ्योरी क्या होती है? एक्चुअली जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होती है जिसको कहा जाता है क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले क्वांटम थ्योरी के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वही मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार बोर्ड पर भी लिख देता हूं, क्वांटम थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बिहेवियर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। बिहेवियर का मतलब ये होता है, यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में, पोजीशन के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वो आपको मिलेगी क्वांटम थ्योरी से। इस क्वांटम थ्योरी का जो पहला स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है वो ये है, ये थ्योरी कहती है यदि आपके पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी और स्टेबिलिटी में यदि रिलेशन देखा जाए तो क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। पहला स्टेटमेंट ये है। इसका मतलब ये है कि यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और यदि उनकी एनर्जी काफ़ी कम है तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। क्वांटम थ्योरी के दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करते रहते हैं। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होने से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑलवेज ट्राई टू कम इन लोअर एनर्जी। एनर्जी कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो हमेशा चाहते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। आईएनसी का मतलब इंक्रीज करना। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 में। इसमें ये कहती है क्वांटम थ्योरी, यदि आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज ये 2 पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन यदि लग रहा है, अट्रैक्शन यदि लग रहा है, अट्रैक्शन कब लग सकता है, बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है दोनों पार्टिकल के बीच में, तो उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। क्वांटम थ्योरी कहती है कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है तो अट्रैक्शन से उन पार्टिकल्स की एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। डीसी का मतलब डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी उन पार्टिकल की हमेशा इंक्रीज होगी। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्वांटम थ्योरी के स्टेटमेंट नंबर 3 के बाकी बचे हुए पार्ट को मैं यहां पर शेयर कर लेता हूं। क्वांटम थ्योरी ये भी कहती है यदि आपके पास पार्टिकल हैं और उनके बीच में रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन कब लगता है, जब उन पर सेम चार्ज होता है पार्टिकल्स पर, तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि रिपल्सन से जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये 3 स्टेटमेंट आपको हमेशा तैयार रहने चाहिए यदि केमिस्ट्री को आपको समझना है। अब यदि मैं इन तीनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करने के लिए कहूं तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। भाई जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मैं आपसे कहता हूं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमेशा अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने से उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और उनका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये जो कंक्लूजन है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। केमिस्ट्री के हर एक कंसेप्ट को, हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को, हर एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा। इसको मैं और सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल से उसकी इच्छा पूछे आप
तो वो कहेगा कि मुझे अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने से उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस लेक्चर का जो दूसरा पॉइंट यानी जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटम। इसको मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब से 1500 करोड़ साल पहले जिस यूनिवर्स में आप आज रह रहे हैं, ये यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट के अंदर था और इस पॉइंट का टेम्परेचर एंड डेंसिटी इतना ज़्यादा था कि उसको आप मेज़र ही नहीं कर सकते थे, यानी वेरी हाई, वेरी हाई। अब होता क्या है, इस पॉइंट के वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई डेंसिटी की वजह से इस पॉइंट में हो जाता है ब्लास्ट। इसको मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता हूं और इस ब्लास्ट को नाम दिया जाता है बिग बैंग। जैसे ये बिग बैंग होता है तो देखा जाता है यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में देखा गया कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर जीरो चार्ज था, यानी कोई भी चार्ज नहीं था, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कभी कभी पॉजिटिव चार्ज रख लेते थे, कभी कभी वो नेगेटिव चार्ज रखते थे और कभी कभी वो जीरो चार्ज भी रख लेते थे। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को नाम दिया गया मिशॉन। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यहाँ पर बने, देखा गया इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, यानी वेरी हाई एनर्जी थी। अब क्वांटम थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यदि किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी उसका उल्टा होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी वेरी लो होगी। दैट मीन्स वेरी लो स्टेबिलिटी। और आपको पता है कोई भी लो स्टेबिलिटी में रहना नहीं चाहता है, तो ये कहा जा सकता है कि इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वेरी हाई एनर्जी मीन्स वेरी लो स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, ये इनके लिए एक समस्या है। अब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी इस हाई एनर्जी वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं? एक्चुअली होता क्या है, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में से कुछ प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एंड कुछ मिशॉन एक दूसरे के पास आते हैं और पास आकर एक गोल घर में एक साथ जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये वहाँ उस गोल घर में जाकर कुछ इस तरीके से पोजीशन लेते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगता है। आपको पता है यदि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन लगता है तो उससे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कुछ प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एंड कुछ मिशॉन आपस में मिलते हैं और मिलकर एक गोल घर में जाकर एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और यहां पर वो रहते इस तरीके से हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। आपको पता है अट्रैक्शन लगा तो अट्रैक्शन से इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी इन पार्टिकल्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब ये जो गोल घर है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन ने कुछ ऐसे जाकर पोजीशन लिए कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगा, इस गोल घर को ही कहा जाता है एटम। अब सीधी सी सरल भाषा में मैं आपसे पूछूं एटम क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन का जो गोल घर होता है उसी को हम कहते हैं एटम, जहां पर वो इस तरीके से पोजीशन लेते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन लगा है तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और ये सभी पार्टिकल एटम के अंदर खुशी खुशी के साथ रहने लगेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन एटम के अंदर जाकर कैसे पोजीशन लेते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है जिससे उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसको हम समझते हैं पॉइंट नंबर 3 में, यानी पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन इन एटम। एक्चुअली होता क्या है, बिग बैंग में ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यहाँ पर बने थे, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पेयर बना लेते हैं। अब ये जो पेयर बना है, ये पेयर एटम के अंदर सेंटर पे जाता है और जाकर वहां पर बैठ जाता है, पोजीशन ले लेता है। मेंशन भी कर देता हूँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ये पेयर। इस तरह के बहुत सारे पेयर आते हैं और आकर एटम के सेंटर पर जाकर बैठ जाते हैं। ये सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं केवल 2 ही पेयर यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारे पेयर यहाँ पर आते हैं और आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब ये एटम का जो सेंटर है जिससे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का पेयर बैठा है, इसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम।
न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब आपको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि दो पार्ट प्रोटॉन है उन पर सेम चार्ज है, प्रोटॉन पर सेम चार्ज होने की वजह से उनके बीच में लगेगा रिपल्सन, और लगता भी है, जिसकी अमाउंट 230 न्यूटन होती है। अब आपको पता है रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी इन प्रोटॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसका उल्टा होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, और ऐसा कोई भी प्रोटॉन नहीं चाहेगा। अब प्रोटॉन की इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है मिसॉन। मिसॉन करता क्या है, मिसॉन आता है और दोनों प्रोटॉन के बीच में आकर मिसॉन बैठ जाता है, एक साइड से एक प्रोटॉन को और दूसरी साइड से दूसरे प्रोटॉन को पकड़ लेता है, और इसके बाद एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू इन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा था उस रिपल्सन को खत्म करता है, और रिपल्सन को खत्म करने के साथ साथ ये मिसॉन इन दोनों प्रोटॉन के बीच में इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वैल्यू 10,000 न्यूटन होती है। आपको पता है अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन से इन प्रोटॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी और इनका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोटॉन खुशी खुशी के साथ रहने लगेंगे। अब ये जो मिसॉन है, मिसॉन ने इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट किया है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो मिसॉन है, ये मिसॉन केवल प्रोटॉन के बीच में ही न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट नहीं करता है, ये मिसॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करता है, और ये मिसॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट कर देता है। यानी बिकॉज ऑफ मिसॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते हुए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए न्यूक्लियस के अंदर खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं। अब इन मिसॉन को मैं न्यूक्लियस के अंदर ऐसे मेंशन भी कर देता हूँ, ऐसे करके डॉट लगाकर, तो दिस इज मिसॉन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यानी द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मिसॉन। तो कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड मिसॉन। हमेशा याद रखिएगा, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स। इस पर नीट में पूछा भी गया था कि न्यूक्लियॉन कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की। एक्चुअली होता क्या है, इस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी गोल सड़कें होती हैं, और ये गोल सड़कें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, बहुत सारी गोल सड़कें होती हैं, इनको हम कहते हैं शेल। इन सेल में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे दिखा देता हूं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। आपको पता है अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन गोल सड़कों पर खुशी खुशी के साथ रहने लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है सेल में, इसको हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट नंबर 4 में हम कंपेयर करते हैं आपके घर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो घर होता है, जिसको आप एटम कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आपके घर में जो भी मैरिड मेल्स हैं वो सभी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन्स बिहेव करते हैं। आपके घर में जितनी भी मैरिड फीमेल्स हैं वो सभी फीमेल्स आपके घर के अंदर ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। आपके घर में जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, और आपके घर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सभी एटम के अंदर मिसॉन होते हैं। आपको पता है हर एक घर में जितने भी मैरिड मेल होते हैं उतने ही मैरिड फीमेल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर एटम्स के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हर एक घर में नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर के अकॉर्डिंग एटम्स के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर ही एटम का नेम डिसाइड होता है, और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर ही एटम का क्या सिंबल होगा वो डिसाइड वहाँ पर होता है। और यदि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने इंपॉर्टेंट है तो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, जिसको कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपका एक सिंपल सा होमवर्क है, जितने भी एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक है, उन सभी एटम के नेम एंड सिंबल आपको मेमोराइज करना है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप केमिस्ट्री में बहुत बेहतर आगे नहीं कर पाएंगे, आपको परेशानी आएगी। अब यदि एटम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों का आप सम कर देते हैं, तो इस सम से काफ़ी हद तक हमें आइडिया मिल जाता है एटम के मास के बारे में। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम आता है, इसको हम कह देते हैं मास नंबर, और इसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी एक्सप्रेशंस को आपको याद रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यानी इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप निकाल सकते हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हर एक एटम को एक सिंबल दे देते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एटम है और उसको सिंबल दिया गया एक्स। इस एक्स का जो सबस्क्रिप्ट है, यानी जो ये वाली और ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पर इस एटम के एटॉमिक नंबर को हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर कर दीजिए या फिर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इस सिंबल का जो सुपरस्क्रिप्ट है, यानी ये और ये जो पोजीशन है, इस पर हम मेंशन करते हैं इसके मास नंबर को। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक हमारे पास एटम है जिसका सिंबल है एन, और उसका एटॉमिक नंबर है 7 जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया, और उसका मास नंबर है 15 जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया। कभी कभी नीट में एक बड़ा सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से एटम का सिंबल आपको दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ये आपको पता है जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है, तो जो मास नंबर है यानी 15 में से एटॉमिक नंबर 7 को माइनस आप कर देंगे तो इट विल बी 8। इसी तरह का एटम का एक सिंबल दिया गया था Lu71 175, और पूछा गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नीट में पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स 71, इलेक्ट्रॉन आल्सो 71, न्यूट्रॉन्स 175 माइनस 71, इट विल बी 104। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेक्चर के एंड में इस लेक्चर की समरी को एक बार देख लेते हैं। इस लेक्चर से अभी तक 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार पूछा गया था न्यूक्लियॉन्स के बारे में, जो कि आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मिशन होते हैं। एक बार इस तरह का सिंबल दिया गया था और पूछा गया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पर क्या है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशन जिस घर में खुशी खुशी के साथ रहते हैं उस घर को हम कहते हैं एटम। वह उस घर में कुछ इस तरीके से पोजीशन लेते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और अट्रैक्शन से उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।